कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही शरीर में मानो डर बहने लग जाता है। पर आज हम दोस्तों को उसी कब्रिस्तान में जाना था जहां जाने पर रात क्या दिन में भी लोग घबराते हैं। यह 400 साल पुराना कब्रिस्तान है जो वर्षों से बंद है। यहाँ कोई नहीं जाता और ये शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रवीण और उसके साथियों से शर्त जो लगी है कि जो इस कब्रिस्तान के आखिरी छोर पर स्थित पानी के तालाब से कमल का फूल लेकर आएगा, उसे शर्त के अनुसार कॉलेज में यूनियन का हेड बना दिया जाएगा और हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। मैं, राजीव, सौरभ, प्रवीण और रोहन दूसरी तरफ गए और गेट से हम पांचों अलग हो गए। कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि हम लोग अलग होने के बाद शायद एक दूसरे से ना मिलें। अंत में सभी को गेट पर ही आना था। मैं जल्दी जल्दी अंदर जाने लगा क्योंकि हेड बनना बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही मैं आगे की ओर पहुंचा तो एक लड़की कब्र के ऊपर बैठकर रो रही थी। पहले तो मैं उसे देखकर काफी डर गया कि इतनी रात को यहाँ यह लड़की कौन है, कोई भूत वूत तो नहीं। पर वह इतनी जोर जोर से सिसकियां लेकर रो रही थी कि मुझे लगा कि उसे जाकर पूछना चाहिए कि क्या हुआ है। मैंने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ? उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों के आंसू गुस्से में बदल गए थे। चेहरा इतना डरावना कि जिंदगी में शायद ही कभी इतना खौफनाक चेहरा देखा होगा। उस भयानक चेहरे से मैं 10 कदम पीछे हो गया और खिसकते खिसकते मैं पीछे की कब्र से टकरा गया। उस समय बस दिमाग में यही आया कि जल्दी से जल्दी भाग निकलूं। मैं दौड़ा और जल्दी ही बाहर निकलने के लिए भागा। कुछ देर दौड़ने पर भी मुझे रास्ता नहीं दिखा। मैं बस रास्ते की तलाश में आगे बढ़ रहा था, पर पीछे से एक तेज आवाज आई, विहान रुको, रुको विहान, कहाँ जा रहे हो? मुझे बचा लो प्लीज। मैं उस आवाज की तरफ पलटना नहीं चाहता था, पर वह आवाज मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी, तो मैं पीछे पलटा। मैंने देखा कि वह राजीव था। उसके सिर से खून बह रहा था। मैंने कहा कि क्या हो गया तुझे? वह बहुत घबराया हुआ था। मुझे लगा उसने भी उसी भयानक लड़की को देखा है। वह बोला, हमारे तीनों दोस्तों को एक बुरी आत्मा ने मार डाला। वह मुझे भी मारने वाली थी, पर मैं वहां से भाग निकला। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मैंने उससे कहा, हाँ राजीव, मैंने भी उस लड़की को देखा, बहुत डरावनी थी वो, चलो जल्दी यहाँ से। मैंने उसका हाथ पकड़ा और भागने लगा। कुछ कदम भागा ही होगा कि मैंने देखा कि राजीव का हाथ बहुत भारी होने लगा और वह नीचे गिर गया और उसके अंदर से उस लड़की की आत्मा निकल गई। मैं जमीन पर गिरे राजीव को उठाने लगा। जल्दी उठ राजीव, यहाँ हमें ये मार डालेगी। वहां का खौफनाक सन्नाटा और चमगादड़ों की आवाज और वह लड़की जो कि एक प्रेत आत्मा थी बहुत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम्हारा दोस्त कभी नहीं उठेगा विहान, इतना कहकर वह हंसने लगी। सबके सब मारे गए, अब तुम्हारी बारी है। इस कब्रिस्तान में लोग दिन में आने से घबराते हैं और यहाँ तुम इतनी रात में आ गए। अपनी जिंदगी से लगता है तुम्हें प्यार नहीं है। इस कब्रिस्तान में आना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है और अफसोस है कि तुम अपनी इस गलती का पछतावा करने के लिए जिंदा नहीं रह पाओगे। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता था यहाँ ऐसा कुछ होगा। तुमने मेरे सब दोस्तों को मार दिया, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। उस आत्मा की हंसी रुक गई थी और वह डरावने रूप से एक लड़की के रूप में आ गई थी जिसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। मैं उसे देखकर चौंक गया कि इस प्रेत आत्मा की आंखों में आंसू क्यों हैं। मैं पिछली बार की तरह उसके करीब नहीं गया, पर मैंने दूर से ही पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वह बोली, तुम मुझे अच्छे इंसान दिख रहे हो, इसीलिए मैंने ये किया कि शायद तुम मेरी मदद करोगे। मैंने तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारा है, वे सिर्फ बेहोश हैं, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। 1 महीने पहले मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। मेरे परिवार में पिताजी और हम दोनों ही थे। पिताजी की मौत की खबर सुनकर चाचा जी और उनके बेटे पिताजी को दफनाने के लिए मेरे साथ आए, क्योंकि हमारी पीढ़ियों से यहीं दफनाया जाता है। लोग डर के मारे यहाँ कोई नहीं आए, बस मैं, चाचा जी और उनके बेटे दोनों साथ में ही आए थे। पिताजी को दफनाने के बाद जब मैं उनकी कब्र के पास बैठी हुई थी तो मेरे चचेरे भाई ने पीछे से मेरे सिर पर पत्थर दे मारा और बाद में मेरा गला दबाकर मुझे मार डाला।
मेरी आत्मा ने उनके परिवार से तो बदला ले लिया। मैंने उन सबको मार डाला, पर मेरी लाश अभी तक दफनाई नहीं गई है, और जब तक मेरी लाश दफन नहीं होगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरी लाश को दफनाना होगा। मैं समझ गया था कि उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसके साथ गया जहां उसकी लाश थी। वह पूरी तरह से सड़ चुकी थी। मैंने वहां उसे उसके पिताजी की कब्र के पास दफनाया। उसने मुझे हाथ में कमल का फूल दिया और कहा, शुक्रिया, अब तुम अपने दोस्तों को यहाँ से लेकर चले जाओ। मैं सभी दोस्तों को लेकर जल्दी लौट गया। वह रात आज भी मेरे आंखों के सामने आती है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि कोई सिर्फ पैसे, जमीन, जायदाद के लिए अपने परिवार को ही कैसे मार सकता है। मेरा नाम अंजलि सिंह है और मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने साथ बीती एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहती हूँ। ये बात तकरीबन 20 वर्ष पहले की है और ये घटना उस वक्त की है जब मैं 10 साल की थी। पापा का ट्रांसफर हुआ था एक दूसरे शहर में और हम पापा के साथ ही रहते थे। इसलिए ट्रांसफर की बात पता चलने पर हम तैयारी करने लग गए और फिर कुछ दिनों बाद हम वहां पहुंच गए। यहाँ पर सब ठीक था, लेकिन बस एक परेशानी थी मेरे एडमिशन को लेकर, और वो समय अक्टूबर का रहा होगा। सभी स्कूलों में क्लासेस चल रही थी, इसलिए बीच में किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। ऐसा अक्सर ही होता था। इससे पहले भी जहाँ ट्रांसफर हुआ था उस वक्त भी न्यू स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता था, और प्राइवेट और सरकारी स्कूल में तब भी इतना ही अंतर था जितना आज है। इसलिए पापा का सोचना था कि किसी प्राइवेट स्कूल में ही एडमिशन हो जाए तो अच्छा हो जाए। इसलिए पापा अपने मिलने जुलने वालों से बात कर रहे थे। तो 1-2 दिन बाद पापा के उन्हीं जान पहचान वालों में से एक दोस्त ने बताया कि उनकी बेटी एक कॉन्वेंट स्कूल में जाना शुरू किया है एज अ टीचर। इसलिए उनका कहना था कि मेरा एडमिशन वहां हो जाएगा और कुछ ही महीनों की तो बात है, फिर किसी अच्छे स्कूल में डाल देंगे। यही सोचकर पापा इसके लिए तैयार हो गए और मैंने नए स्कूल में जाना शुरू कर दिया। स्कूल काफी दूर था, इसलिए मैं रोज दीदी के साथ ही जाती थी और उन्हीं के साथ वापस आती थी। इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद भी मैं स्कूल में ही रुकती थी और उनके काम के खत्म होने का इंतजार करती, और जब उनका काम खत्म हो जाता तो हम लोग घर के लिए निकल पड़ते। स्कूल खत्म होने के बाद मैं वैसे तो अक्सर सभी टीचर्स के साथ ही बैठी रहती थी, उनका काम करने का तरीका देखती रहती या कभी कभी पढ़ने लग जाती। लेकिन उस दिन मैं प्लेग्राउंड में चली आई। हमारा प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था। मॉर्निंग प्रेयर से लेकर बाकी प्रोग्राम भी वहीं पर अरेंज किए जाते थे। मैं अकेले ही वहां घूम रही थी कि मुझे अचानक से कुछ सूझा। हमारे प्लेग्राउंड की दीवार जो ज्यादा ऊंची नहीं थी, वहां से कब्रिस्तान दिखाई पड़ता था। कब्रिस्तान पास ही था, इसलिए उसमें कब्रों के ऊपर लगे स्टोन और कब्रों के उभार साफ नजर आते थे। इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना इन कब्रों को ही गिना जाए। ऐसा सोचकर मैं उन कब्रों को गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4 इस तरह करते करते मैंने 13 तक गिन डाले। मुझे ऐसा करके बड़ा मजा आया और मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। और अब तो मैं रोज ही ऐसा करने लगी, कब्रें गिनती और खुश होती और वहीं खड़े उन कब्रों को देखती रहती। ऐसा करने पर मुझे डर नहीं लगता था। हर रोज दोपहर को मेरा यही खेल था। रोज की तरह उस दिन भी मैंने दीदी को बोला कि मैं खेलने जा रही हूँ और ग्राउंड में आ गई और मैंने फिर से कब्रें गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3 इस तरह करते करते मैंने 8 तक गिना। मैंने कहा 8? आज और कब्रें क्यों नहीं दिखाई दे रही मुझे? मैंने खुद से पूछा कि यार उस दिन तो मैंने 13 कब्रें गिनी थी, तो ये आज 8 कैसे हो गई? मैंने फिर से एक बार गिनने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उतनी ही कब्रें थी, यानी कि 8। अब तो मैंने बार बार गिनना शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या, ये तो एक एक करके गायब हो रही है। मेरी आंखों को अब एक भी कब्र पर लगा स्टोन और उभार नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और मैं बुरी तरह डर गई। उस प्ले ग्राउंड में कोई नहीं होता था और मैं अकेले ही वहां जाती थी। इसलिए अब मैं बहुत तेजी के साथ वहां से भागी और दीदी के पास जाकर बैठ गई।
उस दिन घर आते आते मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था। मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे बुखार कैसे आ गया। फिर उन्हें लगा कि शायद इसे ठंड लग गई है, पर अब मैंने मम्मी को सारी बात बता दी। मम्मी से मुझे बहुत सारी डांट पड़ी और दोबारा ऐसे ना करने के लिए बोला गया। उस दिन के बाद मैंने दोबारा कभी कब्रें गिनने की कोशिश नहीं की, लेकिन हालांकि मेरा मन बहुत किया करता था, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि उस वाक्य को याद करते ही मेरे मन में एक अजीब सी डर पैदा हो जाती थी। ये बात साल 2015 की है, जब मनोज लोनावला पुणे के कॉलेज में पढ़ता था। शांत स्वभाव होने के कारण उसके दोस्त ना के बराबर थे और माता पिता से भी कोई खास अच्छा रिश्ता नहीं था। एक बहन थी जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी थी और एक गर्लफ्रेंड जिसकी वो ज्यादा फिक्र नहीं करता था। कुल मिलाकर कहें तो उसकी जिंदगी अपने तक ही सीमित थी। कॉलेज बहुत बड़ा था और स्टूडेंट्स को सारी सुविधाएं भी कॉलेज के अंदर ही अवेलेबल करा दी जाती थी, तो बाहर जाकर कुछ खरीदने का सवाल ही नहीं होता था। कॉलेज के तीसरे साल में होने और दोस्त के ना के बराबर होने के कारण मनोज को एकांत बहुत ज्यादा पसंद था। वो ज्यादातर अकेला रहना ही पसंद करता। आज यूं ही बिना कुछ सोचे समझे अपनी मोटर बाइक निकालकर बस हाईवे पर निकल पड़ा। मोटर बाइक पर अकेले मीलों घूमकर आना उसे सुकून देता था, पर आज वह सुबह से ही बहुत ज्यादा उदास, परेशान और गुस्से में था। हाईवे पर एक छोटी सी चाय की दुकान के पास रुककर उसने चाय मंगाई और चाय पीते पीते उसने अपने पिता को फोन लगाकर पैसे भेजने की बात कही, पर परीक्षा में कम नंबर आने और 2 सब्जेक्ट में फेल होने की बात पता चलते ही उन्होंने पैसे भेजने से साफ इनकार कर दिया। मनोज को पैसों की बहुत जरूरत थी, तो उसने सोचा क्यों ना बहन को फोन करे या फिर गर्लफ्रेंड से ले ले। इसे उधेड़-बुन में उसने पहले गर्लफ्रेंड को फोन लगाया और उससे बातें करने लगा, पर बात होने के बजाय दोनों की लड़ाई होने लगी और जाने कहां की बात कहां तक पहुंच गई और दोनों ने एक दूसरे से कभी न बात करने के वादे के साथ फोन काट दिया। एक अजीब सी चिढ़ उसके मन में हो गई थी और आज सुबह से ही सब बुरा सा हो रहा था उसके साथ। उसने फिर मोटर बाइक उठाई और हाईवे पे निकल गया। तभी अचानक जोर की बारिश होने लगी, लेकिन उसे तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा हो, बस बढ़ता चला जा रहा था। मोटर बाइक चलाते हुए कब रात के 8 बज गए उसे पता ही नहीं चला। अब तक बारिश भी रुक गई थी, पर अधिक बारिश होने के कारण हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। हाईवे से एक रास्ता घने जंगल की तरफ निकलता था, जो बहुत सुनसान और वीरान था। रात में उधर जाने की हिम्मत भी कोई नहीं करता था और उन्हीं वीरान जंगलों के बीच एक कब्रिस्तान था। क्योंकि मनोज भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था और ना ही डरता था, तो मोटर बाइक एक तरफ लगाकर कब्रिस्तान में दीवार फांद के घुस गया। मन तो पहले से ही काफी परेशान था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे जाकर एक साफ सुथरी कब्र पर बैठ गया। नाम पढ़ा तो पता चला कि एडवर्ड नाम का कोई व्यक्ति था। अभी सोच ही रहा था कि कहीं से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। चारों तरफ बारिश के कारण कीचड़ ही कीचड़ था और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। चलने की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। इधर उधर देखा तो उसे लगा कि कोई चौकीदार होगा शायद, पर थोड़ी दूर पर कोई आता दिखाई दिया। उस इंसान ने फौज के कपड़े पहन रखे थे। जब वो और भी पास आया तो उसकी नीली आंखें, भूरे बाल और दूध सा सफेद रंग साफ दिखाई देने लगा। मनोज पहले तो समझ नहीं पाया, पर जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उठ खड़ा हुआ और पूछा, कौन हो तुम? बिना कुछ जवाब दिए उसने इशारे से वो कब्र दिखाई जहां मनोज बैठा हुआ था। उसका चेहरा इतना शांत और निर्मल था कि उसे देखकर भी मनोज को डर नहीं लगा। उसने और पास आकर अपना हाथ मनोज के कंधों पर रखा। इतने करीब से वो पहली बार किसी रूह को देख रहा था। वो छाया इतनी हल्की थी, उसके आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब तो मनोज को डर लगने लगा था कि अब पता नहीं वो रूह उसके साथ क्या करेगी। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो आंखें खोली और देखा वो आत्मा एक खतरनाक रूप धरे हवा में झूलती हुई उसके सर के ऊपर खड़ी है। अब डर के मारे उसे काटो तो खून नहीं सा हाल हुआ जा रहा था। उल्टे पैर इतनी तेजी से भागा और सीधे कब्रिस्तान के बाहर ही रुका। मोटर बाइक उठाई और वापस हाईवे की ओर मुड़ चला।
अभी हाईवे पर ही पहुंचा था कि सड़क पर एक औरत दिखी जो लिफ्ट मांग रही थी। मनोज ने सोचा इतनी सुनसान सड़क पर कहां से आ गई ये लड़की। अभी मोटर बाइक रोकने ही वाला था कि उस लड़की के आधे जले चेहरे पर उसकी नजर पड़ी। अब तक उसको समझते देर न लगी कि वो एक हॉन्टेड एरिया में जा फंसा है और बिना रुके अपने हॉस्टल आ गया। अब वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था और घर वालों की अहमियत भी समझ आ रही थी। सबसे पहले अपने पापा को फोन लगाकर माफी मांगी और फिर गर्लफ्रेंड से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और दोनों बातों में खो गए। मेरा नाम नवीन है और आज मैं आपको अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ। ये बात दिसंबर की है। उस रात बहुत ही ज्यादा ठंड थी और मुझे और मेरे दोस्त को एक शादी में जाना था। इतनी ठंड में परिवार का कोई भी सदस्य साथ नहीं जाना चाहता था, तो मैंने और मेरे दोस्त ने बाइक से ही जाने की सोची। क्योंकि परिवार नहीं जा रहा था तो हम कार नहीं ले गए। सोचा बहुत दिनों बाद दोनों दोस्त बाइक की खुली हवा में मस्ती करते हुए जाएंगे। बहुत दिनों बाद सब दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी हुई। ठंड ज्यादा थी तो हम जल्दी वहां से निकल पड़े क्योंकि मुझे अपने दोस्त को भी उसके घर पर छोड़ना था। खुली बाइक पर दोस्त के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और बातों ही बातों में कब उसका घर आ गया पता ही नहीं चला। उसे उतार कर मैं आगे की ओर चल दिया और ठंड भी बहुत लग रही थी। आगे का रास्ता काफी ज्यादा सुनसान था और मैं भोलेनाथ का भक्त भोले बाबा का नाम लेता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं कुछ ही दूरी पर गया ही था कि सुनसान सड़क पर एक लड़की दिखाई दी जो मुझसे लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए किसी अनजान लड़की को लिफ्ट देना सही होगा क्या। पर एक डर से यह भी लग रहा था कि अगर यह लड़की किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग गई तो इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे कि इतनी रात को यह सुनसान जगह पर क्या कर रही है, वो भी अकेली। फिर सोचा कि खुली बाइक पर डर कैसा यार, बंद गाड़ी में हो सकता था कि यह मुझ पर कोई गलत इल्जाम लगा सकती है। बाइक पर उसे उसके घर छोड़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं लगी, सो मैंने उसे बाइक पर बैठाकर चल दिया। वह मुझे अपने घर का रास्ता बताने लगी और मैं चुपचाप चलने लगा। उसने मुझे एक सुनसान जगह पर बाइक रोकने का इशारा किया तो मैं रुक गया। वह उतरकर मुझसे धन्यवाद कहने लगी। वह बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि आप मेरी माँ से मिलकर जाएं। लेकिन इतनी सुनसान जगह पर मुझे एक भी घर नजर नहीं आया तो मन में कुछ डाउट होने लगा। मैंने उससे कहा कि अभी तुम अपने घर जाओ, मैं सुबह आऊंगा। तो वह बोली आप जरूर आना। मैंने कहा हाँ ठीक है और मैं तुरंत ही वहां से चल दिया। अब तो बहुत ही डर लग रहा था मुझे। मैंने यह बात अपने दोस्त को बताई जो कि एक पंडित है और उसे उस जगह पर चलने को कहा। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वहां एक कब्रिस्तान था और वह लड़की शायद कोई आत्मा थी जो किसी की तलाश में थी। हो सकता था कि अगर मैं उसके साथ चला जाता तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी वो। पर मेरी एक छोटी सी समझदारी से मेरी जान बच गई और हम भोलेनाथ का धन्यवाद कर वहां से चल दिए। मदन और उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। शोभा परेशान थी कि शहर में तो आ गए हैं लेकिन यहाँ हम किसी को नहीं जानते हैं, कैसे क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। मदन उसे समझाते हुए कहा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। ये कहते हुए वो दोनों रोड पे आगे की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे कि अचानक शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और मदन ने कहा कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला शहर में पहले आपको नहीं देखा, लगता है नए आए हैं। जी हाँ, हम इस शहर में नए आए हैं और यहाँ हम किसी को भी नहीं जानते हैं। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया। जी मेरा नाम रफीक है और मैं
पास ही की बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं, जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और वह शोभा की तरफ एकटक देखे ही जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता। शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो, अच्छा हुआ इंतजाम हो गया घर का, अब आराम से घर खोजेंगे, कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ, कहते हुए रफीक शोभा की तरफ घूरती हुई नजरों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही ये जगह है मुझे सही नहीं लग रही है। हम कहीं और चलकर रहते हैं। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है, उसका एहसान मानने के बजाय तुम उस पर शक कर रही हो, मदन झुंझलाते हुए बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही रफीक की उन नजरों को महसूस कर पा रही थी और मदन था कि रफीक के गुण गाते नहीं थक रहा था। रात हो गई, खाना खा के सब सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वो नुकीली चीज महसूस होने लगी। अब शोभा की आंखें खुली, उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहकती हुई लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे घूरे जा रही थी। ये देख शोभा डर से थर थर कांपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुन मदन की नींद खुल गई। मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुम नहीं माने, कहते हुए शोभा जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ, लगता है कोई बुरा सपना देखा। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफीक मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज सुनी थी, तभी मैं दौड़ के इस तरफ आया, रफीक ने कहा। शोभा इतनी डर चुकी थी कि वो अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया और शाम को मदन ने रफीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ। उसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है। ठीक है, कहते हुए रफीक मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा, तुम कह रही थी ना यहाँ से चलते हैं, तो चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हाँ, अपने गहने भी ले लेना साथ में। शोभा नींद में उसके पीछे पीछे ऐसे चल दी मानो शोभा को अपनी फिक्र ही ना हो। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पे बैठ गई और उस आवाज ने शोभा से कहा, शोभा, मैं टिकट लेकर आता हूँ, ठीक है? जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई, मदन उठा। उसने देखा शोभा अपने बिस्तर पर नहीं है और ना ही रफीक अपने बिस्तर पर था। मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसा देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया,
मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही इस शहर में आए हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफीक को जानते हैं और उसी के घर में रह रहे थे। कहते हुए मदन ने जहाँ रफीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का ही एक बुजुर्ग बोला, बेटा, जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो वह किसी का घर है। ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलटकर उस तरफ देखा जहां कुछ देर पहले वो सोया हुआ था। वहां दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर तो मदन के जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई। अब वो गांव वालों से वो सारी बातें बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफीक से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे कि ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा, क्या घर की छतों पर भी देखा है? फिर सभी अपने अपने घरों की छत पर चढ़ गए। एक लड़के ने अपनी छत से आवाज लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़ जाते हैं और मदन भी साथ में चढ़ गया। ऊपर जाकर देखा तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में जो कहा उसे सुनकर सबके होश ही उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को कह गए हैं और मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं था, ना सीढ़ियां थी और ना ही कोई और रास्ता था। तो दोस्तों, यही तो सवाल है कि कैसे शोभा छत पर चढ़ गई जबकि ऊपर चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं था। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं? तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी मुझे फरीन जिया जी ने भेजी है और यह घटना स्पेन की श्रीमती मारिया परेरा के साथ 1971 में उनकी रसोई में ही घटी थी। दरअसल उनकी रसोई के हर एक दीवार पर एक अजीब सा और खौफनाक चेहरा दिखाई देता था। उस चेहरे को देखकर श्रीमती परेरा कुछ हैरान तो हुई, मगर आंखों का भ्रम समझकर फिर से अपने काम में लग गईं। कुछ देर बाद उन्होंने नजर घुमाई, तब भी वो चेहरा ज्यों का त्यों वहां बना हुआ था। इस पर श्रीमती परेरा ने सोचा, शायद स्लैब पर जमी धूल से ये अजीब निशान से चेहरे जैसा निशान कुछ बन गया होगा। तो उन्होंने उसे झाड़ पोंछकर रगड़कर मिटाना चाहा, लेकिन चेहरा अपनी जगह टिका रहा। वह एक औरत का चेहरा था और उस पत्थर में एकदम साफ दिख रहा था। अब तो श्रीमती परेरा परेशान हो गईं। लोगों की सलाह पर उन्होंने वहां सीमेंट का नया प्लास्टर तक करवा डाला, पर वो चेहरा उस प्लास्टर में भी दिखने लगा। बल्कि अब तो रसोई में दीवारों और फर्श पर भी चेहरा दिखने लगा। अजीब बात ये थी कि कभी ये चेहरा गायब हो जाता, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दिखने लगता। उन चेहरों का भाव भी धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई देने लगा था। अब तो श्रीमती परेरा की रसोई की खबर दूर दूर तक फैल गई। पूरे शहर के लोग भी उनकी रसोई में झांकते चेहरों की
एक झलक पाने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहने लगे। उधर श्रीमती परेरा को न जाने क्या सूझी कि उन्होंने हर एक ऐसे शख्स से फीस वसूलनी शुरू कर दी। जब ये खबर नगर अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने हस्तक्षेप करके देखने और दिखाने का ये सिलसिला बंद करवा दिया। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों जर्मनी की फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के नामी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर हैंस बैंडर उस शहर में आए हुए थे। श्रीमती परेरा की किचन मिस्ट्री की चर्चा उन तक भी पहुंच चुकी थी और उन्होंने स्पेन के ही एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर जर्मन डे अर्गुमोसा के साथ मिलकर इस मामले की छानबीन शुरू कर दी और बैंडर और अर्गुमोसा की टीम ने वहां पर किसी आत्मा के होने की प्रबल संभावना जताई। इस बीच श्रीमती परेरा ने दूसरी नई रसोई बनवा ली थी, लेकिन कुछ दिनों पश्चात ये अजूबा वहां भी होने लगा। डॉक्टर अर्गुमोसा ने स्वयं 9 अप्रैल 1974 को एक ऐसे चेहरे को न केवल देखा बल्कि उसकी तस्वीर भी खींची। आंखों देखी और दस्तावेजी सबूतों के चलते इस घटना को आंखों का धोखा तो नहीं कहा जा सकता। ऐसा क्यों होता था, इसका उत्तर आज तक नहीं मिल सका है, परंतु श्रीमती परेरा की उस रसोई का फर्श खोदने पर वहां दफन कुछ पुरानी हड्डियां अवश्य मिली। यह भी सुनने में आया कि जिस जमीन पर वो घर बना था कभी वहां एक कब्रिस्तान था। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों यह कहानी हमें भेजी है राजू मेहता जी ने छत्तीसगढ़ से। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। बहुत दिनों से मुझे सिर्फ डरावने सपने ही आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, कभी कभी तो इतना ज्यादा डरावने सपने आते हैं कि मेरी नींद ही खुल जाती है और मैं पसीने से नहा जाता हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं, लेकिन उसके लिए भी हिम्मत चाहिए जो शायद मेरे पास नहीं है। मुझे डरावने सपने आने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब मैंने एक पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दिया था। उस दिन के बाद से आज तक मैं रोज रात को डरावना सपना देखता हूँ। दरअसल एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ एक हिल स्टेशन गया था। वहां हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे। मस्ती करते करते हम लोगों को पता नहीं चला कि हम लोग कब रेस्ट्रिक्टेड एरिया पर पहुंच गए हैं। हम लोग मस्ती में इतने ज्यादा मदहोश हो गए कि पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। जब होश आया तो देखा कि बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। अब कर भी क्या सकते थे सुबह होने का इंतजार के अलावा, क्योंकि हम रास्ता भटक चुके थे। हम लोगों को यहीं सुनसान जगह पर रात गुजारना था। हम लोगों ने तय किया कि हम में से कोई भी रात में नहीं सोएगा। रात भर हम लोग जागते रहे। फिर मुझे तेजी के साथ टॉयलेट आई और मैं एक पास लगे पेड़ पे जाकर टॉयलेट कर दिया। मेरे दोस्तों ने मुझे मना भी किया था, लेकिन मैं नहीं माना। अब सुबह हो चुकी थी और हम लोग रूम आ गए थे। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर शाम को जब हम फिर से घूमने निकले तो मुझे अजीब सी अंदर घबराहट होने लगी। फिर कुछ देर के बाद तो मुझे एक बहुत ही अजीब आदमी मिला और बोला, तुम्हें मेरे ऊपर पेशाब नहीं करना चाहिए था। जब तक मैं उससे बातें करता वो गायब हो गया। फिर एक औरत आई और उसने भी मुझसे यही बात बोली और गायब हो गई। अब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैं अपने दोस्तों को बताकर रूम आ गया। रूम में मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। इसके बाद जो मुझे डरावना सपने आने शुरू हुए वो आज तक बंद नहीं हुए। रोज मुझे मेरे सपने में वो दोनों नजर आते हैं और मुझे उस दिन शाम को मिले थे और
वो लोग मुझे रोज कोड़ों से पिटाई करते हैं। ये लोग मुझे इतना मारते हैं कि बस जान नहीं निकलती। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे बदन में पूरा दर्द ही दर्द रहता है। कई डॉक्टर, बाबा सबको दिखाया, लेकिन कोई भी इसका इलाज नहीं कर पाया। मैं वापस इस पेड़ के पास भी गया, लेकिन अब वो पेड़ वहां मौजूद भी नहीं था। दोस्तों, मैं आपको इस कहानी से रिलेटेड एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी किसी भी रात को अनजान जगह पर जाएं, तो कभी भी किसी पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या और कब उस पेड़ पर किसी पिशाच या भूत का वास हो। तो इसलिए कभी भी टॉयलेट करने से पहले एक बार जरूर सोचें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आखिरी कहानी की ओर। दोस्तों, क्या आपको पता है किताबें भी बातें करती हैं? ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। सामान्य तौर पर किताबें बातें नहीं करती हैं, लेकिन कहा जाता है कि किताबें हमें ज्ञान देती हैं, हमसे बातें करती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं, और ये सच भी है। मैं ये बात नहीं कह रहा। मेरा सामना एक ऐसी किताब से हुआ था जो दिखने में तो बेहद डरावनी थी और मुझसे इंसानों की तरह बातें करती थी। इस किताब की वजह से मेरे दिलो दिमाग में एक अजीब सा डर बैठ गया है। मैं जब भी उस डरावनी किताब को घर के बाहर फेंक आता, वो अपने आप मेरे घर में आ जाती थी। इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। दोस्तों, ये आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन जिसके साथ घटती है वही इस खौफ को समझ पाता है। दरअसल मुझे पुरानी से पुरानी किताबें पढ़ने का शौक था। ये शौक इस कदर था कि मैं पुराने से पुराने लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाया करता था। एक बार मैंने कई सारे किले घूमने की योजना बनाई और बैग उठाकर चल दिया। अपने रास्ते इस दौरान मैंने कई बड़े और कई छोटे किले भी घूमे। मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। घूमने के दौरान मैं एक गांव में रुक गया। इस गांव में एक बहुत ही ज्यादा पुराना किला था। सुबह होते ही इस किले को घूमना था। सुबह जब मैं किले के अंदर गया तो देखा कि किला खस्ता हालत में है। वहीं किले में एक बड़ा से बरगद का पेड़ भी लगा था। उस पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ था। मैं उससे बातें करने के लिए चला गया। वो थोड़ा अजीब था। जब मैंने उससे किले के बारे में बात करना चाहा तो उसने मुझे एक किताब दे दी। जैसे ही वो किताब मेरे हाथ में आई, मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसके बाद मैं किताब को लेकर चुपचाप अपने कमरे में आ गया। अगली सुबह मैं अपने घर के लिए निकल गया। किताब देखने में बहुत ज्यादा डरावनी सी दिख रही थी। घर पहुंचते ही मैंने किताब निकालकर टेबल पर रख दिया। जैसे ही मैंने किताब को टेबल में रखा, तभी अचानक से आवाज आई, मुझे रखने के लिए लाए हो या पढ़ने के लिए? मैंने ये डरावनी आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है, लेकिन जब थोड़ा ध्यान लगाया तो पता चला कि किताब से आवाज आ रही है। इसके बाद तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। इतना ही नहीं, मैं जब कमरे से बाहर की ओर जाने लगा तो किताब हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आने लगी। इतना सब भयानक मंजर देखकर मैं वहीं बहुत ही ज्यादा डर गया और तभी अचानक किताब से एक बेहद घिनहा इंसान बाहर निकला और मुझे किताब पढ़ने के लिए बोलने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी ज्यादा भयानक थी कि मैं वहीं खड़े खड़े बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं वहीं पड़ा हुआ था। मेरे पास कोई भी नहीं था, ना तो उस किताब का कुछ पता था और ना ही उस डरावने भूत का। इस हादसे के बाद से मैंने किताब पढ़ना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये सारी कहानियां? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।